आइए आज बात करते हैं अफ्रीका के एक ऐसे महान नेता की जिसे अफ्रीका में मुक्ति आंदोलनों का जन्मदाता माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूलियस nyerere की। 13 अप्रैल 1922 को ब्रिटेन की कॉलोनी टंगानिका के बूटियामा मारा नामक स्थान पर एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप के परिवार में जूलियस nyerere का जन्म हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पड़ोसी देश युगांडा से प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय एडिनबर्ग में प्रवेश लिया और उस समय तक टंगानिका के ये पहले युवा थे जिन्हें ब्रिटेन के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला था। अपनी उच्च शिक्षा के दौरान जूलियस nyerere ने ब्रिटेन के राजनीतिक समाज का अध्ययन किया, उनकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में समझा और एक बात इनके मन में स्थापित हो गई कि लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम पद्धति है जो लोगों को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी देती है और लोकतंत्र में ही व्यक्ति की गरिमा का सम्मान है, उसके अधिकारों की सुरक्षा है और उसके स्वतंत्रता की प्रत्याभूति है। और यदि लोकतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है देश को, तो ऐसी स्थिति में देश एक दोयम दर्जे का देश बनकर रह जाता है। ये जो राजनीतिक मूल्य उनके डेवलप हुए, ये ब्रिटेन में रहकर डेवलप हुए। आगे चलकर 1952 में ये पुनः टंगानिका लौट आए और टंगानिका में जो ब्रिटिश शासन था, जिसने टंगानिका को एक उपनिवेश के रूप में बना रखा था, उसका ये विरोध करने लगे, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करने लगे, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करने लगे और एक ऐसे देश की स्थापना का स्वप्न लोगों को दिखाए जो स्वतंत्रता जिसको मिली हुई हो, वह संप्रभु हो और विश्व व्यवस्था में अपना सम्मानजनक स्थान रखता हो। उनके इस स्वप्न को जनता का भी समर्थन मिला और इसी समर्थन का परिणाम था कि उन्होंने टंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन स्थापित किया और इस संगठन ने टंगानिका की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। जूलियस nyerere का राजनीतिक व्यक्तित्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ब्रिटिश सरकार, चूँकि वह समय ऐसा था कि जब पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन अपने शिखर पर थे और ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों को छोड़ने के लिए उद्यत थी, जिससे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा की जा सके। और जूलियस nyerere ने इन सारी स्थितियों को बखूबी समझ लिया था और टंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन के सहारे इन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलन को प्रारंभ किया और ब्रिटिश सरकार को टंगानिका में चुनाव कराने के लिए विवश कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि टंगानिका में चुनाव हुए और जूलियस nyerere एक जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर सत्ता में आ जाते हैं। यद्यपि अभी भी ब्रिटेन की ही सरकार थी, लेकिन आगे चलकर इनका आंदोलन और गहरा होता गया, उसे और अधिक विस्तार मिलता गया, जन समर्थन बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार से इन्होंने वार्ता की और उसे टंगानिका को स्वतंत्र करने पर सहमत कर लिया और इसी का परिणाम था कि 1960 के आम चुनावों में जो टंगानिका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इसे सत्ता मिली और 1961 में ब्रिटेन ने टंगानिका को स्वतंत्रता दे दी। 1962 में टंगानिका एक
स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आता है और जूलियस न्येरेरे इसके राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी ब्रिटेन से इन्होंने संबंध विच्छेद नहीं किया, बल्कि बहुत सारे मामलों में ब्रिटेन से इन्होंने सहयोग लिया और अपने देश को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जो अफ्रीका का नेतृत्व कर सके। राष्ट्रपति के रूप में इन्हें पहली चुनौती तब मिली जब इनकी सेना के भीतर के ही एक छोटे से गुट ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को जूलियस न्येरेरे ने ब्रिटेन की सहायता से दबा दिया। इससे इनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई और ऐसे लोग जो न्येरेरे का विरोध करते थे उन लोगों को शिकस्त मिली और न्येरेरे की राजनीतिक विचारधारा का वर्चस्व कायम हो गया। और विचारधारा क्या थी? नस्लवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी और रंगभेद विरोधी। अपने इन्हीं विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और प्रयास किया कि पूरे अफ्रीका में इन्हीं विचारधाराओं के ऊपर आधारित राजनीतिक शासन की स्थापना हो। आगे चलकर जब उनके पड़ोसी देश जंजीबार में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को भी उन्होंने एक राष्ट्रपति और कूटनीतिज्ञ के रूप में दबा दिया और जंजीबार को टंगानिका का एक प्रांत घोषित कर दिया और फिर अपने देश का नाम तंजानिया कर लिया। जब जंजीबार टंगानिका में मिला तो टंगानिका का एक नया नाम उभर कर सामने आया, वो है तंजानिया। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी राजनीतिक विचारधारा जो कि उपनिवेशवाद विरोधी, नस्लवाद विरोधी, रंगभेद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी थी, इसी विचारधारा के आधार पर जूलियस न्येरेरे पूरे अफ्रीका का निर्माण करना चाहते थे। आगे चलकर 1978-79 में जब युगांडा के राष्ट्रपति ओबोटे का तख्ता पलट दिया वहाँ के सैन्य कमांडर ईदी अमीन ने, तो जूलियस न्येरेरे ने ईदी अमीन के विरुद्ध एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और उनके अपने देश में ही एक जंग छेड़ दी और उसका परिणाम हुआ कि ईदी अमीन को सत्ता छोड़नी पड़ी और आगे चलकर वहाँ लोकतांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जूलियस न्येरेरे न केवल अपने देश में बल्कि पूरे अफ्रीका में चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने या देशों में ऐसी सरकार बने जो वहाँ की स्थानीय लोगों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रताओं और उनके अफ्रीकी मूल्यों की संरक्षक हो और नस्लवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी और रंगभेद विरोधी हो। आगे चलकर इन्होंने जो आम चुनाव हुए उसमें इन्हें जनता के मत पर्याप्त नहीं मिले और सत्ता का सूत्र इनके हाथ से छूट गया और इन्होंने हसन मविनी को सत्ता सौंप दी और अपने को राजनीतिक सत्ता से दूर कर लिया। यद्यपि अली हसन मविनी ने जब सत्ता प्राप्त की तो इन्होंने जूलियस न्येरेरे की अनेक नीतियों को पलट दिया, लेकिन आगे चलकर बुरुंडी में जो हुटू और टुट्सी कबीलों के बीच जो संघर्ष हुआ और जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए, उस संघर्ष को समाप्त करने में जूलियस न्येरेरे ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज जूलियस न्येरेरे को हम तंजानिया के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं और साथ ही पूरे अफ्रीका में एक ऐसी चेतना का निर्माण करने वाले राजनेता के रूप में जानते हैं जिसने अफ्रीका से उपनिवेशवाद को समाप्त करने में एक मील के पत्थर का काम किया। अब आइए बात करते हैं जूलियस न्येरेरे के राजनीतिक विचारों की। जूलियस न्येरेरे अपनी राजनीतिक विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांतों से समानता रखते हैं और मार्क्सवाद का जो मूल लक्ष्य है कि एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें कोई किसी का शोषण न करे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य का उचित मूल्य मिले और उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों,
इस बात का वे समर्थन करते थे। यद्यपि जूलियस न्येरेरे को मार्क्स के मूलभूत सिद्धांत, जिसको कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा है, उस पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की अवधारणा और परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी चरित्र का निर्माण, इन दो मूल्यों पर उनकी गहन आस्था थी। जूलियस न्येरेरे मार्क्स की भांति यह नहीं मानते कि मजदूरों या शोषित वर्ग के भीतर एक चेतना जन्म लेगी और उस चेतना के वशीभूत होकर वह एकता के सूत्र में बंधेंगे और जो शोषक वर्ग है उसके विरुद्ध क्रांति करेंगे। न्येरेरे का मानना था कि एक ऐसे नेता की, एक ऐसे संगठन की और एक ऐसे राजनीतिक वर्ग की ज़रूरत है जो लोगों को क्रांति के रास्ते पर मोड़ सके और उन्हें उनके उद्देश्यों से परिचित करा सके, उन्हें यह बता सके कि यह जो शोषक है उसका खात्मा जरूरी है और तुम्हें तुम्हारे अधिकारों और स्वतंत्रता से परिचित कराना आवश्यक है। जब तक लोग अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक वे शोषक वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े नहीं होंगे। वस्तुतः जूलियस न्येरेरे एक ऐसी क्रांति की बात करते हैं जिसका कोई न कोई नेतृत्वकर्ता अवश्य हो, जो लोगों के मन में नेतृत्व के प्रति न केवल आस्था बनाए रखे बल्कि उन्हें एकजुट होकर संघर्ष के लिए तैयार भी कर सके। जूलियस न्येरेरे मार्क्स की इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि जब तक लोग संगठित नहीं होंगे, अपने भविष्य के प्रति चैतन्य नहीं होंगे, तब तक उनकी वर्तमान दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके लिए एक राजनीतिक वर्ग की, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता की और एक राजनीतिक सोच रखने वाले की आवश्यकता है। जूलियस न्येरेरे की जो दूसरी विचारधारा है वह उपनिवेशवाद विरोधी, रंग भेद विरोधी, नस्लवाद विरोधी और पैन अफ्रीकनिज्म की है। उपनिवेशवाद के बारे में जूलियस न्येरेरे का यह मत था कि यह किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का, उसके अस्तित्व का, उसकी गरिमा का, उसके सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान करने वाली विचारधारा है। जब आप किसी को उपनिवेश के रूप में मान लेते हैं तो आप न केवल उसका राजनीतिक और आर्थिक शोषण करते हैं बल्कि आप उसको सांस्कृतिक पतन की ओर भी ले जाते हैं। जूलियस न्येरेरे नस्लवाद का भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति की गरिमा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत विचारधारा है। कोई भी वर्ग या मनुष्यों का कोई भी समुदाय अपने रंग के आधार पर, गोरा या काला के आधार पर, या अपनी किसी भी कृत्रिम विशेषता के आधार पर उच्चता का दावा नहीं कर सकता। अफ्रीका में चूंकि गोरे अंग्रेजों का शासन था और वे अपने को काले अफ्रीकन से श्रेष्ठ मानते थे, वे यह मानते थे कि अफ्रीकन को हम सभ्य बनाने के लिए आए हैं और पूरे यूरोप में एक विचारधारा ही पूरी प्रचलित थी, वाइट मैन्स बर्डन जिसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय लोगों के मन में एक यह रूढ़िवादिता फैली हुई थी कि ईश्वर ने हमें गोरा इसलिए बनाया ताकि संसार के काले लोगों को हम सभ्य बना सकें। इस पूरी विचारधारा का, जो कि नस्ल भेद पर आधारित थी, रंग भेद पर आधारित थी, इसका जूलियस न्येरेरे जमकर विरोध करते हैं। कहते हैं ईश्वर ने सबको समान बनाया और ये कृत्रिम पहचान के आधार पर श्रेष्ठता का दावा अपने आप में ही एक अलोकतांत्रिक बात है। जूलियस न्येरेरे का यह मत था कि अफ्रीका के अपने मूल्यों के आधार पर, अपने समाज की संस्कृति के आधार पर, अपनी परंपराओं के आधार पर, अपने विशेषताओं के आधार पर एक ऐसा समाज बनाया जाए पूरे अफ्रीका में जो अफ्रीका को एक नई पहचान के साथ पूरे विश्व में स्थापित कर सके। और ऐसा करने में उन्होंने जो आयातित मूल्य थे या जो यूरोपीय
उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा थोपे हुए मूल्य, परंपराएं और प्रतिबद्धताएं जिसको थोपा गया था, उन सब का ये विरोध करते हैं। जूलियस न्येरेरे का यह मत था कि अफ्रीका के लोगों के मूल्यों पर ही आधारित कोई राजनीतिक संस्कृति अफ्रीका को आगे ले जा सकती है। यूरोपीय देशों द्वारा थोपी गई कोई भी राजनीतिक संस्कृति हमें सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। जूलियस न्येरेरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी काफ़ी प्रभावित थे और महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा और सत्य संबंधी मूल्यों में, उनकी न्याय संबंधी अवधारणाओं में उनकी गहरी रुचि थी और उसके प्रति उनके मन में आस्था थी। जूलियस न्येरेरे गांधी जी से प्रभावित होकर अहिंसा से जुड़े मूल्यों को अपनी राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार घोषित करते हैं। लेकिन जूलियस न्येरेरे यह भी कहते हैं कि हिंसा अंतिम विकल्प है, जबकि गांधी जी के लिए हिंसा कोई विकल्प ही नहीं था। हिंसा को अंतिम विकल्प मानने वाले जूलियस न्येरेरे ने आगे चलकर सभी अफ्रीकी देशों के लिए एक समान राजनीतिक मूल्य, एक समान राजनीतिक विचारधारा और एक समान सामाजिक संरचना की बात की। लेकिन उनकी इस विचारधारा को अफ्रीका के अनेक देशों ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। इसीलिए जूलियस न्येरेरे ने आगे चलकर पूर्वी अफ्रीका के मूल्यों, पूर्वी अफ्रीका की विचारधारा और पूर्वी अफ्रीका की राजनीतिक संरचना पर बल देना शुरू कर दिया। जूलियस न्येरेरे का मत था कि तंजानिया में रहने वाले सभी लोग या पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले सभी लोग, चाहे वह मूल रूप से एशिया के हों या अरब के हों या यूरोप के हों, उन्हें एक अफ्रीका की विचारधारा से परिचित होना होगा। और अफ्रीका की विचारधारा ये है कि सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं, सभी को अपनी बात कहने का हक है और सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक इकाई हैं। इसका मतलब आपका रंग, नस्ल, वर्ग कुछ भी क्यों न हो, आप पहले अफ्रीकी हैं, बाद में आप एशियन या अरबियन या यूरोपीय हैं। उनकी यह विचारधारा काफ़ी दूर तक जाती है और अफ्रीका में एक ऐसी संस्कृति को जन्म देती है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है जिसमें यूरोपीय, अरेबिक और एशियन मूल के लोगों के लिए भी वही स्थान है जो मूल अफ्रीकन के लिए है। जूलियस न्येरेरे का जो तीसरा प्रमुख विचार है वह है लोकतंत्र और एक दलीय राज्य संबंधी विचार। जूलियस न्येरेरे के मन में उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अटूट आस्था थी और इसी कारण जूलियस न्येरेरे यह चाहते थे कि जो यूरोप के राजनीतिक मूल्य हैं उसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होना चाहिए। उन्होंने इस बात के लिए यूरोपीय देशों की आलोचना की कि उन्होंने अपने लिए तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात की, अपने लिए तो उन्होंने राजनीतिक दलों की बात की, अपने यहाँ तो उन्होंने चुनाव की व्यवस्था लागू की, लेकिन जब वे उपनिवेश बनाते हैं तो उनके सारे लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं। वे किसी प्रकार का चुनाव नहीं कराते और राजनीतिक सत्ता को लगभग एक अधिकारवादी शासन में बदल देते हैं। जूलियस न्येरेरे उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को क्रियान्वित तो अफ्रीका में करना चाहते हैं, तंजानिया में करना चाहते हैं, लेकिन जूलियस न्येरेरे के साथ एक प्रतिबद्धता की दिक्कत थी। वे मानते थे कि अफ्रीका के लोगों के मूल्य, उनकी परंपराएं, उनकी निष्ठाएं और उनकी संस्कृति, चूँकि यूरोपीय देशों इतना विकसित नहीं है, इसलिए इनके यहाँ एक अलग तरीके का लोकतांत्रिक परिवेश होना चाहिए। वह यूरोप के लोकतांत्रिक परिवेश की तुलना में अफ्रीका के लोगों के लिए एक ऐसे राजनीतिक परिवेश के बारे में सोचते हैं जिसमें लोगों को चुनाव करने की आज़ादी तो हो, लेकिन केवल एक ही दल चुनाव लड़े और वही जीते। अब जूलियस न्येरेरे की ये बात लोकतंत्र के किसी भी पैरामीटर पर अपने को लोकतांत्रिक सिद्ध नहीं कर पाएगी, लेकिन यह जूलियस न्येरेरे का मन था कि जब एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपने अपने लक्ष्य होते हैं और सत्ता का सूत्र प्राप्त करने के लिए वे आपस में ऐसे तरीके अपनाते हैं जो वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं होते। जूलियस न्येरेरे द्विदलीय प्रणाली को फुटबॉल पॉलिटिक्स कहकर पुकारते हैं और उनका मत था कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में दो खेमे होते हैं और दोनों एक दूसरे में गोल करके बढ़त हासिल करने का प्रयास करते हैं जिससे कि पूरे गेम को जीता जा सके,
ठीक उसी तरह संसदीय लोकतंत्र में जब 2 या 2 से अधिक दल होते हैं तो वे राजनीतिक दल अपने अपने मूल्यों, मान्यताओं और समर्थकों के हितों की चिंता करते हैं और किसी न किसी भी प्रकार से वे सत्ता का सूत्र प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करते हैं। तो यदि इस षड्यंत्र से देश को बचाना है तो देश में एक मूल्य, एक राजनीतिक विचारधारा और एक राजनीतिक संस्कृति का होना आवश्यक है और यह तभी होगा जब केवल एक दल का शासन होगा। अपने इन मूल्यों और मान्यताओं के आधार पर ही उन्होंने तंजानिया में लंबे समय तक एक दलीय शासन की स्थापना की और उस शासन के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने देश का नेतृत्व किया। इनका जो एक दलीय लोकतंत्र का विचार है वो अफ्रीका के बहुसांस्कृतिक समाज के लिए, अफ्रीका के बहुभाषाई समाज के लिए या अफ्रीका के अनेक कबीलों में बटे हुए समाज के लिए उपयुक्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये उन सबको एक राजनीतिक मंच देने के लिए केवल एक दलीय राज्य की बात करते हैं। यद्यपि इसी बात को लेकर अफ्रीका के अन्य देशों के साथ इनके राजनीतिक मतभेद हुए और फिर इनका जो पैन अफ्रीकनिज्म का विचार था वह पूरा होता नज़र नहीं आया, तो इन्होंने पूर्वी अफ्रीका की बात एक राजनीतिक संवर्ग के रूप में करना शुरू किया। वस्तुतः जूलियस न्येरेरे की विचारधारा में विपक्षी दल का कोई स्थान है ही नहीं। वह विपक्ष को सत्ता के लिए ही घातक नहीं समझते बल्कि समाज के विखंडन के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि विपक्ष प्रायः सरकार विरोधी भावनाओं का समाज में प्रचार करता है, उसके विरुद्ध झूठ फैलाता है और लोगों को सरकार के विरुद्ध एक प्रकार से भड़काता है और यही लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो जाती है जूलियस न्येरेरे के अनुसार। क्योंकि विपक्ष सत्ता का सूत्र प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अब जो अगली विचारधारा है वह है अफ्रीकन समाजवाद या उज्जमा पर उनके विचार। जूलियस न्येरेरे का मत था कि लोकतंत्र की राजनीतिक विचारधारा में समाजवाद का रंग अवश्य होना चाहिए। जूलियस न्येरेरे अफ्रीका की संस्कृति, अफ्रीका की परंपरा और अफ्रीका के मूल्यों में ही समाजवाद का रंग घुला मिला पाते हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीका प्रारंभ से ही एक ऐसा देश था जिसे प्रकृति ने प्रचुर प्राकृतिक संपदा दी है और प्रकृति हमें यह सिखाती है कि स्वहित के पहले हमें समाज के हितों की रक्षा करनी होगी और उनकी यह विचारधारा समाजवाद के मूल्यों के काफ़ी निकट है। यद्यपि उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया, फिर भी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन जरूर किया जो लोगों को के मन में यह चेतना स्थापित कर सके कि समाज का हित पहले है और व्यक्ति का हित बाद में, न्याय पहले है, स्वतंत्रता बाद में। अब जूलियस न्येरेरे एक ऐसे सिद्धांत जिसको उज्जमा कहा जाता है उस पर बल देते हैं। उज्जमा वास्तव में समाजवादी मूल्यों का एक समुच्चय है, लोकतांत्रिक मूल्यों का एक समुच्चय है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान है। जूलियस न्येरेरे इसी लोकतांत्रिक विचारधारा के आधार पर बहुधार्मिक देश का समर्थन करते हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का समर्थन करते हैं। यद्यपि उनका जो मूल धर्म था उसके अनुसार भी वे यह मानते थे कि सभी धर्मों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और विशेष रूप से ऐसे लोगों को के हितों के प्रति शासन को चैतन्य रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए जो संख्या में या धार्मिकता में या अपनी विचारधारा में अल्पमत में हों। जूलियस न्येरेरे के लिए पंथ निरपेक्षता जहाँ सभी व्यक्तियों को समान धार्मिक दृष्टि से देखती है, वहीं समाजवादी प्रतिबद्धता सभी लोगों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। 1967 में जो अरुषा डिक्लेरेशन आया और अरुषा डिक्लेरेशन ही उज्जमा का मूल आधार बना, जिसमें माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि हम अपने स्वार्थों पर नियंत्रण रखें, अपने हितों को देखें, लेकिन दूसरे के हितों का भी ध्यान अवश्य रखें। आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि हमें गर्व के साथ
जीवन जीना चाहिए और गर्व के साथ हम एक सभ्य समाज में जीवन तभी जी सकेंगे जब हमारे पड़ोसी की भी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों। तो यह उनका उद्यमा और समाजवाद संबंधी विचार है। वास्तव में जूलियस न्येरेरे की लिगेसी क्या है, उन्हें आज क्यों याद किया जाए? वास्तव में जूलियस न्येरेरे ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार लोगों को एक ऐसा नेतृत्व दिया जो न केवल सशक्त था बल्कि सार्थक भी था, और जिसने अपने आंदोलनों से लोगों के मन में नस्लवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी और रंगभेद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आशा की एक नई किरण का संचार किया। अफ्रीका के लोगों को पहली बार यह लगा कि यदि हम संगठित होकर यूरोपीय शक्तियों का विरोध करेंगे तो हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं और स्वतंत्रता का नया सूर्योदय देख सकते हैं। जूलियस न्येरेरे ने लोगों को न केवल उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, न केवल उन्हें उनकी स्वतंत्रता से परिचित कराया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व और भविष्य के प्रति भी उन्हें सचेत किया कि यदि आज हम इन शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही गुलाम रहेंगी जैसे कि हमारे पूर्वज थे। जूलियस न्येरेरे को आज भी दुनिया इसलिए याद करती है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में उन्होंने स्वतंत्रता की अलख जगाई और उपनिवेशवादी शक्तियों को अफ्रीका से दूर भगाने में इन्होंने मदद किया।